ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए। इससे आपकी पैसे और इकोनॉमी के प्रति समझ बढ़ेगी, पैसे के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप लाइफ में अच्छे और सही डिसीजंस ले पाएंगे। साल 2008 अमेरिका से शुरू हुई एक ऐसी तबाही जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। वॉल स्ट्रीट पर $8 ट्रिलियन से ज्यादा की कैपिटल एक झटके में साफ हो गई। पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ नौकरियां चली गई। यूरोप और अमेरिका में 5,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्यों लोगों के घर रातों रात बिक गए? जिस बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कैसे उसी सिस्टम ने इस पूरे मार्केट क्रैश को अंजाम दिया? और क्यों बैंक्स ने जानबूझकर उन लोगों को लोन बांटे जो कभी लोन चुका ही नहीं सकते थे? और ऐसे लोगों के लोन ना चुका पाने की सजा जेन्युइन इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स ने अपनी जान और पैसे से चुकाई। जानेंगे इस वीडियो में। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और बैंक उनके इस सपने को पूरे करने में मदद करता है, उन्हें लोन देकर। लेकिन ये सपना ही पूरी दुनिया को ले डूबेगा और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस यानी मंदी का कारण बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सपना था अमेरिका के लोगों का, जिसे ज्यादातर लोग अमेरिकन ड्रीम भी कहते हैं। एक कहावत है, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस द कोल्ड, यानी कि अमेरिका जब छींक मारता है तो जुकाम पूरी दुनिया को लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2008 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2008 में आई आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिसका असर पूरी दुनिया में हुआ। शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। जहां भी मैं कहूं फेडरल बैंक, इसका मतलब है ये अमेरिका का वो बैंक है जैसा कि भारत में आरबीआई होता है। कमर्शियल बैंक, ये वो बैंक्स हैं जिनके साथ आमतौर पर हम लेन देन करते हैं, जैसे कि भारत में एसबीआई और पीएनबी। इन्वेस्टमेंट बैंक, ये वो बैंक होते हैं जो अमीर लोगों का और कमर्शियल बैंक का पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं। यहां आपके गौर करने वाली बात यह है कि कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स की डे टू डे रिक्वायरमेंट के साथ में डील करते हैं, जैसे कि पैसे का लेन देन। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस चीज के साथ डील करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा कहां और कब लगाना है। चलिए अब शुरू करते हैं। साल 2000 में अमेरिकन स्टॉक मार्केट .com बबल की वजह से बुरी तरह क्रैश हो जाता है और लोगों के बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। स्टॉक मार्केट में हुए लॉस और रिस्क की वजह से अब लोग यानी कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा किसी रिस्क फ्री जगह इन्वेस्ट करना चाहते थे। ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन था यूएस फेडरल बैंक के ट्रेजरी बिल्स यानी कि टी बिल्स। इसे आप एफडी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है और कोई रिस्क भी नहीं होती। क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी और सेफ थी, इसलिए लोगों ने अपना पैसा ट्रेजरी बिल्स में लगाना शुरू कर दिया। इस वजह से ट्रेजरी बिल्स के जरिए ऑलरेडी फेडरल बैंक के पास काफी पैसे आ गए। अब कमर्शियल बैंकों ने फेडरल बैंक से काफी कम रेट पर सारा पैसा उधार ले लिया। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के पास जापान, चाइना और मिडिल ईस्ट से काफी सारा पैसा आ रहा था। जब कमर्शियल बैंकों के पास इतने सारे पैसे आने लगे तो बैंकों ने आम जनता को सस्ती रेट पर क्रेडिट यानी लोन बांटना शुरू किया। कार लोन, होम लोन, कई तरह के लोन जो एक मिडिल क्लास आदमी के सपने पूरे कर सकते हैं, इस तरह के लोन्स बांटे जा रहे थे। ये लोन्स बहुत कम रेट पर बांटे जा रहे थे और इनमें से ज्यादातर लोन घर खरीदने के लिए दिए जा रहे थे, जिन्हें हम होम लोन्स भी कहते हैं। अब आपको लोन की बेसिक प्रोसेस तो पता ही होगी कि बैंक किसी कस्टमर को अगर 30 साल के लिए एक होम लोन देता है तो वो कस्टमर अपना घर खरीदेगा और फिर अगले 30 साल तक उस लोन की किस्त को चुकाता रहेगा। इसी किस्त को हम ईएमआई कहते हैं। इस ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल होते हैं। हालांकि लोन देने वाला बैंक लोन की सिक्योरिटी के लिए मॉर्टगेज रखेगा, यानी इस लोन को देने के बदले में कस्टमर ने जो घर लिया है उस घर को गिरवी यानी कि मॉर्टगेज पर रखेगा और अगर कस्टमर लोन नहीं चुका पाया तो बैंक वही घर बेचकर लोन का पैसा रिकवर कर लेगा। यानी इस तरह के घर को हम मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कहेंगे। क्योंकि लोन बहुत कम रेट पर बांटा जा रहा था, इसलिए सस्ते लोन के चक्कर में होम लोन्स की डिमांड बढ़ने लगी और प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे। हर कोई सस्ती इंटरेस्ट रेट के चलते घर खरीदना चाहता था। हजारों लाखों लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे थे। अब एक तरफ कमर्शियल बैंक के बहुत सारे लोन्स मार्केट में थे और उन लोन्स के बदले बहुत सारी मॉर्टगेज एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज इन कमर्शियल बैंक्स के पास थी। सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन साल 2001 के बाद गवर्नमेंट के फैसलों के चलते फेडरल बैंक ने ट्रेजरी बिल्स के इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए। फेडरल बैंक ने एक के बाद एक तकरीबन 11 बार इंटरेस्ट रेट घटाई।
और कम होते होते ये इंटरेस्ट रेट 1% पर आ गई। यानी कि जहां पहले अगर किसी ने $100 बैंक में रखे होंगे और उसे $8 से $10 का ब्याज मिल रहा था, तो अब उसे साल भर में सिर्फ $1 का ब्याज मिलेगा। जैसे ही फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाई, लोगों ने टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स खरीदने बंद कर दिए। स्टॉक मार्केट से हुए नुकसान का डर अभी तक लोगों के जहन से निकला नहीं था। .com बबल की वजह से लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे और उधर फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट घटाने की वजह से लोग बैंक में भी अपना पैसा नहीं रखना चाह रहे थे। अब यह पैसा धीरे धीरे उनके घर पे जमा होने लगा और फिर से तलाश शुरू होती है एक ऐसी जगह की जहां पर इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न मिल सके। हर किसी को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तलाश थी जहां वो अपना पैसा डालें और वहां से अच्छी रिटर्न निकाल पाए। ये ज्यादा रिटर्न का लालच ही इस इकोनॉमिक रिसेशन की पहली शुरुआत थी। वो कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। अब यहां एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ऐसे वक्त में कमाई की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वो कैसे? इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने मार्केट में लाखों कस्टमर्स को जो ये लोन्स दिए हैं वो आप हमें बेच दो। अब से इन पर ईएमआई हम कलेक्ट करेंगे और बदले में इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को इन लोन्स का सारा पैसा एडवांस में दे देंगे। कमर्शियल बैंक्स को इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। कमर्शियल बैंक ये सोचने लग गए ये सही डील है कि अब सारी ईएमआई कलेक्ट करने की टेंशन और सारी रिस्क इन्वेस्टमेंट बैंक की, और हमें हमारा पैसा जो हमने लोन पर दिया है वो हमें जल्दी वापस मिल जाएगा। कमर्शियल बैंक्स अपने पास पड़े सारे लोन्स और उन पर ली गई मॉर्टगेज एसेट्स को किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को बेचने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक इसके बदले में कमर्शियल बैंक को लोन का सारा पैसा एडवांस में दे देते हैं और कमर्शियल बैंक उस पैसे से और दूसरे लोगों को लोन देने लगते हैं। इससे कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी फिर से मेंटेन हो जाती है। अब जिन लोगों ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया था वो हर महीने कमर्शियल बैंक को नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंक को लोन चुका रहे थे। इन्वेस्टमेंट बैंक अब इससे कमाई कैसे करता है, चलिए इसे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे लोन्स जो मॉर्टगेज एसेट्स के साथ दिए गए हैं और जो कि हजारों में हैं, उनको कलेक्ट करता है और उनका एक बंडल बनाता है। इस बंडल का नाम रखा जाता है सीडीओ यानी कि कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। ये जो सीडीओ थे, सबसे पहले इनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा था सीनियर सीडीओ। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि ऐसे सीडीओ जिनके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं थी। दूसरी थी मेजनिन सीडीओ। ये एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि ऐसे सीडीओ जिनके साथ थोड़ी बहुत रिस्क थी। और तीसरी थी इक्विटी सीडीओ। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि ऐसे सीडीओ जिसके साथ काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व थी। अब इन 3 हिस्सों में बांटने के बाद इन सीडीओज को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग दिलवाई जाती थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ज्यादातर सीडीओज को सीनियर यानी कि सेफ रेटिंग ही देती थी। अब इन्वेस्टमेंट बैंक एक नई स्पेशल कंपनी बनाकर उसमें ये सारे सीडीओ ट्रांसफर कर देते थे। अब इस स्पेशल कंपनी में हर साल उन लोगों से ईएमआई के तौर पर पैसा आता था जिन्होंने कमर्शियल बैंक से लोन लिया था और ये ही इस स्पेशल कंपनी की इनकम होती। इस स्पेशल कंपनी के जरिए ये सीडीओ यूएस से बाहर भी पूरी दुनिया में बिकते थे। इन्हें रेटिंग देकर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खूब पैसा कमा रही थी। इससे एक कदम आगे एआईजी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इन सीडीओ पर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया और इनका नाम रखा गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यानी कि अगर सीडीओ में की हुई इन्वेस्टमेंट कभी डूबती भी है तो सीडीओ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी यानी एआईजी करेगी। एआईजी को लग रहा था सीडीओ AAA रेटेड है, यानी कि सेफ है, इसलिए उनके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो एआईजी के लिए भी ये एक फायदे का सौदा था, क्योंकि जिन लोगों ने सीडीओ में पैसा लगा रखा था वो अपने सीडीओ में की गई इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे थे और उनके दिए हुए प्रीमियम से एआईजी की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इस इंश्योरेंस स्कीम की खास बात यह थी कि जिनके पास सीडीओ नहीं भी थे वो लोग भी सीडीओ पर इंश्योरेंस खरीद सकते थे। वो कैसे? वो ऐसे कि एआईजी उन लोगों को भी इंश्योरेंस दे रही थी जो इन पर स्पेक्युलेट करते थे। और ऐसा ही एक स्पेक्युलेटर था माइकल बरी, जिन्होंने कभी सीडीओ खरीदे भी नहीं और सिर्फ प्रीमियम भरकर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जिनकी कहानी हम आपको दूसरे वीडियो में सुनाएंगे।
मैं आपके लिए इस कहानी को सम अप कर देता हूं। अब आप समझिए कि हो क्या रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक से उनके दिए हुए लोन्स को खरीद रहे हैं, उनके वो सीडीओ बना रहे हैं और उन सीडीओज को इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स इन सीडीओज को खरीद रहे हैं उनको इन सीडीओज पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा वो इन्वेस्टर्स उन सीडीओज को क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको फेडरल बैंक के ट्रेजरी बिल्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट इन सीडीओज पर मिल रहा है। और ये सीडीओज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा AAA रेटेड भी है और साथ ही साथ AIG ने इन पर इंश्योरेंस भी दे रखा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है और इन्हीं सारे फीचर्स के चलते ये सीडीओज धीरे धीरे मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच में फेमस हो गए। इन सीडीओज की पॉपुलैरिटी बढ़ते देख इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने इन स्पेशल कंपनीज को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर दिया। इन कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में इश्यू कर दिए जाते हैं। अब आम जनता यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि काफी सारे हैं और एक साथ ज्यादा पैसा सीडीओज में नहीं लगा सकते, वो भी इन स्पेशल कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे थे ताकि उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा मिले। जब ये सिस्टम चल पड़ा तो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा सीडीओज खरीदने लग गए। सीडीओ की बढ़ती डिमांड पर इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंकों से ज्यादा लोन खरीदने लग गए। ज्यादा लोन्स बेचने के लिए अब कमर्शियल बैंक्स ने ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने शुरू करे। लोन लेने वालों की तादाद बढ़ी तो प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने से प्रॉपर्टीज के प्राइस आसमान छूने लग गए। लेकिन ये सारा खेल तब तक चल रहा था जब तक लोन प्राइम थे, यानी कि लोन उन लोगों को दिए जा रहे थे जो जेन्युइन थे और लोन वापस चुका भी सकते थे। प्राइम लोन्स जो लोन लेने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करके दिए जाते हैं, यानी कि उनकी नेटवर्थ, उनकी मॉर्टगेज एसेट्स यानी कि उनके पास गिरवी रखने के लिए कितनी संपत्ति है और पिछले सालों में उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसा रहा है, ये सब चेक करके प्राइम लोन्स दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि हम अपनी आम जिंदगी में भी पैसा उस आदमी को ही उधार देते हैं जिस पर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि ये पैसा वापस चुका देगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती बैंकों की यही होती है। जिस रफ्तार से बैंक लोन बांट रहे थे उस रफ्तार से मार्केट में प्राइम लोन लेने वाले कस्टमर खत्म हो गए। जब मार्केट से प्राइम लोन लेने वाले कस्टमर खत्म हो गए तब बैंकों ने लोन बांटने शुरू किए सब प्राइम कस्टमर्स को। सब प्राइम कस्टमर्स यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग खराब है, इनकम का जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोलेट्रल जिनकी पुअर क्वालिटी की है और पास्ट में जिनकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री भी खराब रही है। मजे की बात तो ये कि सब प्राइम कस्टमर्स को 0 डाउन पेमेंट पर भी लोन दिए जा रहे थे, यानी कि लोन लेने के लिए इनको ना तो कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत थी, ना ही किसी तरह का डाउन पेमेंट देने की जरूरत थी। ये जो सब प्राइम लोन्स थे ये इतने ज्यादा खराब थे कि जहां एक नॉर्मल प्रोसेस में हर किसी को हर महीने EMI देनी पड़ती है, इस तरह के लोन लेने वालों को किसी भी तरह की कोई EMI नहीं देनी पड़ती थी। यानी कि लोन लेने वाला ये ऑप्शन चूज कर सकता है कि वो अगर कभी EMI का पैसा ना भी दे पाया तो उस महीने का पैसा अगली EMI में जुड़ता चला जाएगा। यानी कि जिन लोगों की कोई इनकम ही नहीं है वो बड़े बड़े लोन्स ले रहे थे क्योंकि उन्हें कोई मंथली पेमेंट नहीं देना पड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब सब प्राइम कस्टमर्स को ये सारे के सारे लोन्स एडजस्टेबल रेट पर दिए जा रहे थे। एडजस्टेबल रेट यानी कि शुरुआत में ये लोन बहुत ही कम रेट पर दिया जाता है, ना के बराबर, लेकिन बाद के सालों में इन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़कर आती है और किसी भी सब प्राइम कस्टमर को लोन की इस कंडीशन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। बैंकों के बाहर सब प्राइम कस्टमर्स की लोन लेने के लिए लाइन थी। कमर्शियल बैंक ने ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने शुरू कर दिए क्योंकि वो ये मॉर्टगेज वाले लोन्स बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच देते थे और ज्यादा में बेचने के चक्कर में कमर्शियल बैंक बिना क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए हर किसी को ही लोन बांट रहे थे। कम रेट पर लोन मिलने की वजह से हजारों लाखों लोगों ने ये लोन ले लिए बिना ये देखे कि ये लोन्स एडजस्टेबल रेट पर दिए जा रहे हैं और इनकी इंटरेस्ट रेट बाद में बढ़ जाएगी। उन्होंने बस शुरुआत में कम रेट देखकर लोन उठा लिया था और जब हर कोई लोन लेकर घर खरीद रहा था तो सब लोग अपने घर का सपना पूरा करने के चक्कर में लोन लिए जा रहे थे। कुछ वक्त तक तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ वक्त बाद इन सब प्राइम कस्टमर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया। जब पेमेंट डिफॉल्ट होनी शुरू हुई तो बैंक ने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू किया। एक के बाद एक हजारों लाखों सब प्राइम बोरोवर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और उन सबके घर जब्त हो गए। अब बैंकों के पास जो भी पैसा था वो लोन दे देकर खत्म हो चुका था और बचे थे हजारों लाखों जब्त किए हुए खाली घर। जब बैंक इतने सारे घरों को ऑक्शन करने
यानी बोली लगाने वापस बेचने के लिए मार्केट में गया तो घरों की सप्लाई तो बहुत थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचा। इसके चलते प्रॉपर्टीज के प्राइसेस काफी कम हो गए, यानी कि किसी घर पे अगर $1,00,000 का लोन दिया था तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस सिर्फ $10,000 ही रह गए। अब जब लोन के अमाउंट प्रॉपर्टी के प्राइसेस से भी कहीं ज्यादा हो गई तो प्राइम कस्टमर्स ने भी डिफॉल्ट करना शुरू किया, यानी कि प्राइम बोरोवर्स का कहना था कि वो 10,000 की प्रॉपर्टी पर 1,00,000 का लोन क्यों भरे। सब प्राइम लोन्स के डिफॉल्ट की खबर आग की तरह मार्केट में फैल गई और इसके चलते सीडीओ की डिमांड खत्म हो गई और इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स के पास काफी सारी प्रॉपर्टीज एक के बाद एक इकट्ठी हो गई, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं था। हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं बचा क्योंकि सारा पैसा लोन के तौर पर बांटा जा चुका था। जिन लोगों को सब प्राइम लोन की रियलिटी पता थी उन्होंने इन सीडीओस पर एआईजी से इंश्योरेंस खरीद लिया। जब सीडीओ फेल हुए तो इंश्योरेंस का पैसा चुकाते चुकाते एआईजी पूरी तरह लॉस में आ गई, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज देकर बचाया। लेकिन जिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने ये सीडीओस बनाए थे जैसे कि लेमन ब्रदर्स, उनका लॉस इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट भी उन्हें बचा नहीं पाई और उन्हें खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ा। इसके अलावा दो और इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, बियर स्टर्न्स जिसे जेपी मॉर्गन ने और मेरिल लिंच जिसे बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से लगभग 3 साल पहले साल 2005 में आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था। जब ये सब कुछ चल रहा था तब उन्होंने ये लिखा था कि ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है जिस पर इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनकी बहुत मजाक बनाई थी। उनके इस रिसर्च पेपर पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया था। उस वक्त उनकी बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन अगर वो बात मान ली गई होती तो पूरी दुनिया इस आर्थिक मंदी के दौर में आने से बच जाती। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।